हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शंकदार इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे चैनल की तरफ से जो आप लोगों के लिए जो लेखपाल भर्ती परीक्षा है, जिसकी परीक्षा 19 जून को है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए एक बैच चलाया गया है जिसमें आप लोगों को लगातार मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के। तो आज उसमें बारी है आपके ग्राम्य समाज और विकास जो सब्जेक्ट है आपका, जो 25 मार्क्स का आएगा उसके अगले मॉडल पेपर की। तो शुरू करते हैं आज के मॉडल पेपर को हम। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज का क्या आशय है। ऑप्शन ए है लोक समाज, ऑप्शन बी है ग्राम समाज, ऑप्शन सी है व्यक्ति, ऑप्शन डी है आपका और। तो पारंपरिक और समान जाति से जो समाज गठित होता है उसे हम लोक समाज कहते हैं। ठीक है, जो गांव के जितने भी आपके ग्रामीण जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, उन सभी से जो समाज बनता है वो आपका ग्राम समाज कहलाता है। और बल्कि जो पारंपरिक और समान जाति से जो गठित होता है वो आपका लोक समाज कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है बेवर, ऑप्शन बी है मिल, ऑप्शन सी है क्रोप और ऑप्शन डी है स्टॉलिन। तो जो आपके स्टेटमेंट्स हैं ये भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है, यह जो कथन है ये आपका क्रोप का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विकासवादी शहर की अवधारणा का संबंध किससे है। तो विकासवादी जो शहर है उसकी अवधारणा किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है आपका रैमजे मेयोर से, ऑप्शन बी है गैल्मिक, ऑप्शन सी है आपके गॉडगिल और ऑप्शन डी है रॉबर्ट रेडफील्ड। तो जो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं इन्होंने विकासवादी शहर की अवधारणा दी थी सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्रामों की आबादी का आधार पर ग्रामों को आबादी के आधार पर कितनी श्रेणियों में व्यक्त किया गया है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 9। तो जो हमारे गांव हैं उन्हें आबादी के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है 500 से कम आबादी वाले, ठीक है। दूसरी है आपकी 2000 से 5000 की आबादी वाले, वो सॉरी हाँ 500 से 2000 की। दूसरी है आपकी 500 से 2000 और तीसरी आपकी 2000 से 5000 की आबादी। ठीक है, ये 3 श्रेणियां हैं। पहली है जिसमें जनसंख्या आपकी 500 से कम होगी, दूसरी श्रेणी है उसमें आपकी 500 से 2000 के बीच में जनसंख्या होगी और तीसरी श्रेणी में आपकी 2000 से 5000 की जनसंख्या होगी। ठीक है, तो इन 3 श्रेणियों में गांव को विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ऑप्शन ए है 68.84%, ऑप्शन बी है 62.80, ऑप्शन सी है 72%, ऑप्शन डी है 72.01। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये पूछ रहा है, तो भारत की आबादी का जो 68.84 हिस्सा है, इतने परसेंट हिस्सा जो है वो गांव में निवास करता है। ठीक है, यानी लगभग 83 करोड़ लोग, जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार लगभग 83 करोड़ लोग जो हैं वो गांव में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश की लगभग कितनी आबादी गांव में निवास करती है। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 3/4, ऑप्शन सी है 2/4, ऑप्शन डी है 2/3। तो इसका सही जवाब है आपका 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत गांव में बसता है और गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। बहुत ही फेमस कथन है कि भारत गांव में बसता है, सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपका कथन जो है वो किसका है, महात्मा गांधी जी का है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो भारत में जो गरीबी है उसे मापने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है लघु गणना, ऑप्शन बी है शीर्ष गणना, ऑप्शन सी है निम्न गणना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी को मापने के लिए भारत में हम शीर्ष गणना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जमींदारी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त कब किया गया। ऑप्शन ए है 1790, ऑप्शन बी है 1794, ऑप्शन सी है आपका कि 1793 और ऑप्शन डी है 1749। तो जो जमींदारी व्यवस्था है, ठीक है, इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो ये 1790 में शुरू होती है। ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा, किसके द्वारा, कॉर्नवालिस इसके बोल रहे हैं। ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी व्यवस्था को शुरू किया गया और इसे स्थायी बंदोबस्त, पहले ये व्यवस्था जो थी ये 5 साल के लिए की गई थी। ठीक है, और इसे जब 1793 में स्थायी कर दिया गया, इसीलिए इसे स्थायी बंदोबस्त 1793 में, तभी से ये स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में
राजस्व की वसूली अंग्रेज किससे करते थे? ऑप्शन ए है जमींदार, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है दोनों से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था इसकी बात की जाए तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये आपकी किसकी है? थॉमस वो रीड और मुनरो की। ठीक है, रीड और मुनरो के द्वारा ये व्यवस्था शुरू की गई थी। तो इसमें जो वसूली करते थे अंग्रेज, वो किसके द्वारा? किसान के द्वारा करते थे, डायरेक्ट किसान के द्वारा इसमें वसूली की जाती थी। वहीं अगर जमींदारी व्यवस्था की बात की जाए तो उसमें आपकी जमींदार जो थे वो किसानों से वसूली करते थे और जमींदार जो थे वो अंग्रेजों तक पहुंचाते थे वसूली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू थी? ऑप्शन ए है 17%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 31% और ऑप्शन डी है 19%। तो जमींदारी व्यवस्था जिसे हम स्थायी बंदोबस्त भी जानते हैं, स्थायी बंदोबस्त के नाम से, तो यह जो थी ये 19% जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र है उस पर लागू थी। ठीक है, इसमें आपका बंगाल, ठीक है, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक जो था आपका, उत्तरी कर्नाटक और साथ ही आपका बनारस का क्षेत्र जो था, ये क्षेत्र आपका जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत या स्थायी बंदोबस्त जैसे भी कहते हैं उसके अंतर्गत आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कॉर्नवालिस को, ऑप्शन बी है हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन सी है मार्टिन बर्ड और ऑप्शन डी है टॉमस मुनरो। तो जो कॉर्नवालिस हैं ये तो आपके जमींदारी यानी कि स्थायी बंदोबस्त के हैं, वहीं हॉल्ट मैकेंजी जो हैं ये आपके महलवाड़ी व्यवस्था जो है, ठीक है, और टॉमस मुनरो जो हैं ये आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था के हैं। तो उत्तर भारत में जो भूमि बंदोबस्त का पिता है वो मार्टिन बर्ड को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो महलवाड़ी व्यवस्था थी उसमें मानचित्र को जोड़ दिया था। ठीक है, मानचित्र को आधार मानकर इन्होंने उस व्यवस्था के लिए उत्तर भारत में काफ़ी प्रचलित किया था। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें हम उत्तर भारत की भूमि बंदोबस्त का पिता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में सूर्यास्त का नियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1790, ऑप्शन बी है 1792, ऑप्शन सी है 1794, ऑप्शन डी 1793। तो सूर्यास्त का नियम था क्या? सूर्यास्त का नियम ये था कि यदि कोई भी जमींदार अपने टाइम पर यदि किस जो वसूली है उसको नहीं देता है तो उसकी जो जमींदारी है उसे नीलाम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नियम जो था ये 1794 में आया था। इसमें क्या था? जमींदारी नीलाम की जाएगी। ठीक है, क्या होगी? जमींदारी नीलाम होगी, जिससे जो आपके शहरी व्यापारी जो थे वो जमींदारी खरीद लेते थे और इससे किसानों को और ज़्यादा शोषण होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स की भू राजस्व व्यवस्था में जमीन का स्वामी किसे माना गया था? ऑप्शन ए है कि गवर्नर को, ऑप्शन बी है कंपनी को, ऑप्शन सी है जमींदार को, ऑप्शन डी है किसान को। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जैसे 1772 में इन्होंने राजस्व बोर्ड की स्थापना करके, ठीक है, इसे शुरू किया था, और इसमें जो जमीन का स्वामी जो था वो कंपनी को इन्होंने माना था। ठीक है, जमींदार को किसने माना था? तो आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को, रैयतवाड़ी में किसान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कलेक्टर की सहायता हेतु गठित पद जिसका कार्य राजस्व वसूली में सहायता करना था, वो पद क्या था? राय बहादुर, राय रायन, उपनाजिक या राय शेर शाह। ठीक है, तो कलेक्टर का जो पद था ये 1772 में जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के दौरान, ठीक है, राजस्व बोर्ड की स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने कलेक्टर के पद का भी सृजन किया था, तो जिसमें आपकी राजस्व की वसूली जो थी वो कलेक्टर करता था और उसकी वसूली में सहायता के लिए राय रायन, ठीक है, ये राय रायन नाम के पद जो था ये भारतीय लोग होते थे, राय रायन। ठीक है, कलेक्टर जो था वो एक ब्रिटिश अधिकारी होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1772 में गठित राजस्व बोर्ड की परिषद निम्न में से कहाँ गठित नहीं हुई? ऑप्शन ए है ढाका, ऑप्शन बी है दिनाजपुर, ऑप्शन सी है बर्धमान, ऑप्शन डी है दूल्हाबाद। तो जो राजस्व परिषद की 1772 में जो थी ये टोटल 6 जगह जो थी आपकी परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, एक था ढाका, दिनाजपुर, बर्धमान, दूल्हाबाद नहीं था, दूल्हाबाद में नहीं थी। ठीक है, इसकी जगह कौन सा था? आपका मुर्शिदाबाद था। ठीक है, क्या था? मुर्शिदाबाद था, और आपका इसके साथ साथ पटना था और आपका कोलकाता था। ठीक है, ये आपके 6 जगह थी जहां पर आपकी राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी 1772 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह किसका कथन है? तो यह है ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जगजीवन राम, ऑप्शन सी है सिकंदर बख्श और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो और कुछ भी प्रतीक्षा कर सकता है कृषि नहीं, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है चांदी का उत्खनन, ऑप्शन बी है अंडा व चिकन उत्पादन, ऑप्शन सी है कपास उत्पादन, ऑप्शन डी है स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। तो जो रजत
यानी कि जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है ये आपका अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ये आपका सिल्वर समझ के आपको चांदी पे टिक नहीं कर देना है, ठीक है। ये आपका अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ललित ये किसकी उत्तम किस्म है। ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है संतरा, ऑप्शन सी है पपीता, ऑप्शन डी है अमरूद। तो अमरूद की जो है ये एक उत्तम किस्म है ललित। इस तरह के भी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानता कितना होता है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है आपका 20% और ऑप्शन डी है 35%। तो जो भूसी होती है धान में उसका जो प्रतिशत अनुमान जो होता है वो होता है लगभग 20%, ठीक है। लगभग 20% धान में जो है वो भूसी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। मेल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो। ऑप्शन बी है डिस्क हल और डिस्क हैरो, ऑप्शन सी है डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, ऑप्शन डी है मेल्ड बोर्ड हल और मृदा खोलर। तो जो हल जो था वो आपका प्राथमिक उपकरण हुआ करता था, मेल्ड बोर्ड हल जो था वो, लेकिन जो हैरो था ये आपका बाद में आए हैं, इसलिए द्वितीयक कहे गए हैं। डिस्क हल और डिस्क हैरो ये भी बाद में आए हैं। वहीं आपकी जो मृदा खुदाल यानी कि जो सबलाइजर, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ही प्राचीन समय से चले आ रहे हैं जुताई के ये दोनों उपकरण, ठीक है। इन्हें प्राथमिक उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। तो सिंचाई के लिए जो जल प्रयोग के लिए सबसे ज़्यादा जो आपकी प्रणाली जो है वो कौन सी रहती है। तो ऑप्शन है स्प्रिंकलर, ऑप्शन डी है ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन सी है फरो, ऑप्शन डी है आपका चेक बेसिन। तो जो ड्रिप प्रणाली जो होती है, ड्रिप ये जो होती है सबसे ज़्यादा कारगर रहती है किसमें, सिंचाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। ऑप्शन ए है बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी है आपका सिल्टी मिट्टी, ऑप्शन सी है मटियार, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सबसे ज़्यादा कटाव जो है वो आपका बलुई मिट्टी में होता है, क्योंकि ये बहुत ही चिकनी होती है, आसानी से ये कट जाती है, ठीक है। इसके लिए नदी का बहाव जो है वो काट देता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, यानी वह क्षेत्र कितना है जिस पर सिंचाई होती है। तो ऑप्शन ए है 45%, 50%, 55 या फिर 60%। तो भारत में कुल 55% जो क्षेत्र है उस पर सिंचाई होती है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फसल रोपण सूचकांक, फसल रोपण प्रभाव, फसल रोपण विधि या फसल रोपण अनुक्रम। तो फसल उगाने की बात की है तो यहाँ पे फसल रोपण अनुक्रम जो होगा ये बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इन जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको नीचे दिए गए हैं, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।